नमस्कार, करनोमिक्स के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। आज बारी है राजस्थान करंट अफेयर्स की। इससे पहले यानी पिछले वीक 22 अगस्त तक के करंट अफेयर राजस्थान के हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे 23 से लेकर 30 अगस्त तक के करंट अफेयर यानी पिछले वीक के। तो आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। हम बहुत ही क्रिप्स नॉलेज और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है उसको आपके सामने यहाँ पर लेकर आते हैं। तो आज ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे सबसे पहले निर्यात तत्परता सूचकांक के बारे में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राजस्थान को इसके अंतर्गत चौथी रैंक मिली है, यानी ईपीआई 2020 में राजस्थान का जो स्थान है पूरे भारत में चौथा है। ठीक है, इसको जारी किसने किया? इसको जारी किया है नीति आयोग ने। किसके साथ मिलकर? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर। ठीक है, क्लियर है। गुजरात नंबर 1 पर, महाराष्ट्र नंबर 2 पर और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर रहा। तो राजस्थान क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इसमें चौथे नंबर पर रहा है। अब देखते हैं हम कि निर्यात तत्परता सूचकांक होता क्या है। जैसे ही इसके नाम से पता चल रहा है कि एक्सपोर्ट में जिसने जितनी तत्परता बढ़ती यानी जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है उसी को जो है इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि निर्यात को बढ़ाया जाए। उसके लिए क्या करना होगा कि भारतीय निर्यात क्षेत्र के लिए जो भी चुनौतियां हैं उनको पहचाना और अवसरों को पहचाना, यानी जो प्रॉब्लम्स है उनको देखना और इनको किस तरीके से हल कर सकते हैं उनको भी पहचाना। दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है सरकारी नीतियां जो कि निर्यात प्रोत्साहन के लिए चलाई जा रही हैं, चाहे वो सेज हो चाहे वो ईपीजेड हो। यस, वेरी गुड। जो चलाई जा रही हैं उनकी प्रभावोत्पादकता को क्या करना? बढ़ाना। यस, इसके साथ साथ सुविधाजनक नियामकीय संरचना को भी प्रोत्साहित करना, यानी रेगुलेटरी जितने भी नॉर्म्स हो अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो कैसे हो? सुविधाजनक हो। यस, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो समझ पाए 3 मुख्य उद्देश्य है। पहले तो निर्यात क्षेत्र में जो भी चुनौतियां हैं, अवसर है, उनको पहचान करना। इसके साथ साथ फिर क्या हो सकता है? सरकारी नीतियाँ हो सकती है तो उनको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाना और जितने भी रेगुलेटरी वर्क है उसको बहुत ही सुविधाजनक बनाना। हालांकि निर्यात तत्परता सूचकांक के अंतर्गत 4 स्तंभ या 4 आधार होते हैं। पहला होता है पॉलिसी यानी नीति, फिर व्यवसाय परितंत्र, फिर निर्यात परितंत्र और चौथा होता है निर्यात निष्पादन। यस, पहले नीति बनाएंगे, उसके बाद व्यवसाय कौन सा होगा, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट का निष्पादन करने में, उसका एग्जीक्यूशन करने में जो भी प्रॉब्लम आती है उनको देखना है। इसके कुल 4 आधार पर जो है इस ईपीआई को जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। इसके कुछ उपाधार भी इसमें शामिल होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो इसलिए भी है क्योंकि जो कोरोना महामारी चल रही है उससे निर्यात को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभाव पड़ा है। निर्यात पर निर्यात बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हुए हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान का पूरे इंडिया में चौथा स्थान होना अपने आप में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमें पता है कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन का कार्य क्या है? लगभग बंद है और वैश्विक स्तर पर भी निर्यात बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करें तो वो कहता है कि महामारी काल के दौरान वैश्विक स्तर पर निर्यात में कुल $50 बिलियन की कमी आई है। और यदि हम इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो अप्रैल 2020 में भारत के निर्यात में 60% की कमी हो गई थी या लगभग हो गई है। ऐसी स्थिति में जितना भी निर्यात हुआ है उसमें गुजरात नंबर 1 पर और राजस्थान नंबर 4 पर रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन है आप सभी से वो ये है कि आपको बताना है इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान में कौन कौन सी वस्तुओं का सबसे ज़्यादा निर्यात होता है। यानी नंबर 1 पे भाई ये होता है, 2 पे ये, 3 पे ये। तो राजस्थान से किन किन मुख्य वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उनकी डिटेल आपको बतानी है। ठीक है, आइए आगे हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पर जो है बाड़मेर जिले के मांडपुरा से। तो बाड़मेर जिले के मांडपुरा बरवाला में पानी का छोटा तालाब मिला है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए इसको पढ़ते हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक जो हैं, भूगर्भ वैज्ञानिकों द्वारा एक खोज की गई पाक सीमा से सटे बाड़मेर जिले के मांडपुरा बरवाला में। ठीक है, तो आपसे कई बार जैसलमेर को लेकर, बाड़मेर, जोधपुर को लेकर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर रखना है कि ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पाक सीमा से सटे बाड़मेर के मांडपुरा बरवाला की। ठीक है, तो यहाँ पर कितना पानी मिला है? 4 अरब 800 खरब लीटर पानी मिला है और बाड़मेर से जालौर तक ये फैला हुआ है।
पानी खारा है और उसमें लवणीयता भी बहुत अधिक है। हालांकि खाड़ी देशों की बात करें तो उनकी तर्ज पर इस पानी को जो है पीने योग्य बनाया जा सकता है। ये पानी 10 लाख तक की आबादी की कई साल तक प्यास बुझा सकता है। अच्छा, इसको ढूंढा किसने है? इसको ढूंढा है केयर्न एनर्जी ने। हमें पता है कि केयर्न जो एनर्जी है वो लंबे समय से रेगिस्तान में तेल और गैस की खोज कर रही है। इस खोज के दौरान ही पानी का भंडार जो है यहाँ पर मिला है। पेट्रो भौतिक डेटा, भूकंपीय सर्वेक्षण और विस्तृत हाइड्रोलॉजिकल जांच के आधार पर केयर्न ऑयल एंड गैस कंपनी ने बाड़मेर बेसिन में थूमबली जल भंडारों की खोज की है। तो किसकी की है? इस तरीके से क्वेश्चन देखो, हमें लगता है ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर्स में आती हैं और हम इन्हें पढ़ते भी हैं, लेकिन किस तरीके से इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हीं पॉइंट को हमने इसमें शामिल किया है। कहाँ पर मिली, कहाँ पर पानी की खोज हुई है, कहाँ पर मिली है, किसने की, कौन सी कंपनी इसमें शामिल थी। तो यहाँ पर सारी जो जानकारी है वो आपके पास बहुत अच्छे से है। बाड़मेर जिले के बायती के पास मानपुरा बरबाला इलाके में मिले इस पानी का फैलाव बायतू, शिव, बाड़मेर, गुड़ामालानी से लेकर जालौर जिले के सांचौर और कुर्द तक फैला हुआ है। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि लवणीयता जो है इसमें उसको कम कैसे किया जाएगा। देखिए, अगर हम सामान्य तौर पर बात करें तो पेयजल में लवण की मात्रा 1000 मिलीग्राम प्रति लीटर तक मान्य होती है, लेकिन रेगिस्तान में जो पानी मिला है इसमें न्यूनतम 5000 से लेकर 20000 मिलीग्राम प्रति लीटर से भी ज़्यादा जो है वो लवणीयता है। ऐसी स्थिति में इसे पिया नहीं जा सकता। लेकिन खाड़ी देशों की बात करते हैं तो खाड़ी देश जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात जो है वहाँ पर समुद्री जल की लवणीयता 35000 मिलीग्राम होती है, लेकिन उसको भी वो पेयजल योग्य बना लेते हैं। इसमें जो संयुक्त अरब अमीरात है वो सौर ऊर्जा के जरिए डीसैलिनेशन का काम करता है। किसका काम करता है? डीसैलिनेशन। तो डीसैलिनेशन किससे जुड़ा हुआ है? पानी में लवणीयता को कम करने में काम आता है और सौर ऊर्जा के जरिए ये डीसैलिनेशन किया जाता है। ठीक है, और उसको पेयजल यानी पीने के योग्य बनाया जाता है। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये होगा रेगिस्तान में पेयजल की समस्या का जो स्थायी समाधान भी हो सकता है। आपको पता है रेगिस्तान में पेयजल की कितनी अधिक समस्या है। इसको लेकर कुछ मुख्य बिंदु हुए हैं कि राज्य के बाड़मेर सांचौर बेसिन क्षेत्र जो कि 3111 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह साल 2004 में देश की सबसे बड़ी तेल खोज मंगला में हुई। आपको पता है कि बाड़मेर में सांचौर बेसिन में कौन सी है? मंगला। यस, वहाँ पर तेल की खोज की गई, जिसके बाद 38 तेल कुओं से तेल का उत्पादन हो रहा है और प्रतिदिन यहाँ पर 1.75 लाख बैरल तेल जो है उत्पादित हो रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 2022 तक जब रिफाइनरी, आपको पता है ना, रिफाइनरी बनने वाली, यस वेरी गुड, रिफाइन को मंजूरी मिल गई है, तो रिफाइनरी बनने के बाद 5.5 लाख बैरल तक जो है ये पहुंच जाएगा। और क्रूड ऑयल जो है 750 से 2000 मीटर तक की गहराई पर मिला है, यह मिलता है अक्सर। और जो पानी मिला है वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए, हम तलाश कर रहे थे तेल की, प्राकृतिक गैस की, और मिला क्या? जीवनदायिनी पानी। ठीक है, आगे न्यूज़ पे आते हैं। आगे हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है मथुरा दास माथुर अवार्ड। कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में ये अवार्ड किससे जुड़ा हुआ है। देखिए, राजस्थान में क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा अवार्ड है। ये पुरस्कार जो है वो 6 सितंबर को दिया जाएगा दिव्यगत माथुरदास माथुर की जयंती पर, जो कि राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध राजनेता रहे हैं। जयपुर ब्लूज क्रिकेट क्लब की ओर से 27वां मथुरादास माथुर अवार्ड दिया जाएगा और 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर। ठीक है, अब वर्तमान में पहला जो सीनियर कैटेगरी में दिया जा रहा है वो अशोक मेनारिया को दिया जा रहा है। ये राजस्थान की सीनियर टीम के कप्तान हैं और उदयपुर से बिलोंग करते हैं। इसके बाद जूनियर कैटेगरी में उदयपुर के हितेश पटेल को दिया जा रहा है और साहिल भास्कर को सब जूनियर कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये राजस्थान का क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। अब आपको पता है कि 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को दिए गए हैं, अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। चूँकि ये नेशनल न्यूज़ है तो इसलिए हमने इसमें कवर नहीं किया, लेकिन पुरस्कारों की दृष्टि से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, उसको भी हम आपके सामने लेकर बहुत जल्दी आएंगे।
और हाँ, इन सभी की न्यूज़ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डालते रहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको इस तरीके की जो हम पीपीटी यहाँ पर पढ़ाते हैं वो पीपीटी भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, हमारे नोट्स भी जो है वो पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है या इसीलिए भी चर्चा में बना हुआ है कि यहाँ पर प्रदेश का, राजस्थान का प्रथम वर्चुअल दीक्षांत समारोह जो है हुआ है। कई बार इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अभी जो वर्चुअल दीक्षांत समारोह हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। यदि आप बीकानेर ज़िले से जो है बिलोंग करते हैं तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना अत्यधिक रहती है। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। देखिए, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का 17वां दीक्षांत समारोह हुआ, जहाँ पर राज्यपाल महोदय ने स्वर्ण पदक और 900 से अधिक छात्र छात्राओं को उपाधियाँ प्रदान की। ठीक है, और इसकी सबसे अच्छी बात थी कि यहाँ पर जो वेशभूषा थी उसमें राजस्थानी टच भी प्रॉपर था, यानी वर्चुअल था लेकिन जिस तरीके से दिया जाना चाहिए या जो वेशभूषा के साथ दिया जाना चाहिए बिल्कुल उसी के साथ ये जो पुरस्कार हैं वो दिए गए थे। हमें पता है कि राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जो हैं, या राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी होते हैं, तो उसी के नाते उन्होंने इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की थी। आगे हम बात करेंगे रामदेव जयंती की और तेजा दशमी की। देखिए, 28 अगस्त को रामदेव जयंती और तेजा दशमी मनाई गई, जिसके लिए राजस्थान के प्रदेश में क्या थी, छुट्टी भी थी। हाँ जी, देखिए अभी हमें पता है भादो चल रहा है, जिसे भाद्रपद कहते हैं। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन तेजा दशमी मनाई जाती है। दशमी से हमें पता है कब मनाई जाएगी, दशमी को। और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के गांव-गांव में तेजा दशमी मनाई जाती है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के अलावा और तेजा दशमी कहाँ पर मनाई जाती है, मध्य प्रदेश में। लोक देवता तेजा जी का इतिहास यदि हम देखते हैं तो तेजा जी का जन्म जो है वो 1074 ईस्वी में नागौर जिले के खडनाल गाँव में माघ शुक्ला चतुर्दशी के दिन हुआ था। इनकी माता का नाम राजकुमारी और पिता का नाम ताहर जी था। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस तरीके के आ जाते हैं जहाँ पर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो या फिर वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं आरएस मेंस में, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इनका विवाह जो है वो पनेर या पनिहर गांव अजमेर जिले में रामचंद्र जाट की पुत्री पेमल के साथ हुआ था। तेजा जी की घोड़ी का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था, लीलन है जी। एस तेजा जी नागवंशीय जाट थे। इनकी याद में पर्वतसर नागौर में प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष की दशमी को पशु मेला भरता है, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से ये पशु मेला जो है वो नहीं भरा। आपको पता है कि सभी तरह की इस तरीके की जो सामूहिक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, कोविड-19 की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, तो अब की बार ये भी नहीं हुआ। कहा जाता है कि सांप के जहर के तोड़ के रूप में गौमूत्र और गोबर की राख के प्रयोग की शुरुआत सबसे पहले तेजा जी के द्वारा जो है वो की गई थी। लोक देवता तेजा जी को गोरक्षा के लिए हुआ मार्मिक बलिदान उनको लोक देवता की श्रेणी में रखता है। इनका चबूतरा तेजा जी का थान कहलाता है। उनके पुजारी को घुड़ला कहा जाता है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि पुजारी को क्या कहा जाता है, इनके गांव में चबूतरे का क्या नाम है, इत्यादि। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनको वीर गति किस तरीके से प्राप्त हुई। देखिए, लाछा गुजरी तेजा जी की पत्नी की सहेली थी। ठीक है, अब लाछा गुजरी जी की गायों को बचाने के लिए किनसे, मेर के मीणाओं से तेजा जी ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। तेजा जी की अजमेर जिले के ब्यावर कस्बे में 10 किलोमीटर दूर सेंदरिया गांव में सांप ने इनको डसा था। तो सुरसुरा में इनकी जो मृत्यु है, जो कि किशनगढ़ अजमेर में है, उनकी हुई थी। तो अजमेर में जो है वो तेजा जी को बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाता है, पूजा जाता है। तेजा जी अजमेर जिले के सब प्रमुख इष्ट देवता हैं। उनकी कर्म स्थली तुगारी गांव बूंदी है। वीर तेजा जी को काला और बाला का देवता, सांपों का देवता, धौलिया वीर, गांव का मुक्तिदाता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता भी कहा जाता है। और हाँ, तेजा जी पर 2011 में 5 रुपये की डाक टिकट भी जारी हो चुकी है। तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इसके साथ साथ लोक देवता रामदेव जी की बात करते हैं तो रामदेव जी का जो जन्म है वो बाड़मेर के शिव तहसील के उड़का समीर गांव में भाद्रपद शुक्ल दूज को हुआ था, द्वितीय को। लेकिन इन दोनों को जो है वो दसवीं के दिन जो है इनके लिए जो है वो छुट्टी
राजस्थान प्रदेश में की गई है भाद्रपद दशमी के दिन। ठीक है। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी तथा माता का नाम मैणादे था। रामदेव जी रामसा पीर, रूढ़ीचारा थड़ी, बाबा रामदेव आदि उपनामों से भी जाने जाते हैं। और रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। यस, देखिए बाबा रामदेव जी का जो विवाह है वो अमरकोट सोना, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, दलेत सिंह की सुपुत्री नेतल दे और कहीं कहीं पर निहाल देवी कहते हैं, उनके साथ हुआ था। इनके जो भक्त हैं रामदेव जी के, वो मेघवाल जाति के होते हैं, उन्हें रेखिया कहा जाता है। तो कई बार पूछा तो रेखिया किससे जुड़ा हुआ है? तो हाँ, रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको रेखिया कहा जाता है। हिंदू रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानकर तथा मुसलमान रामसा पीर के रूप में इनको पूजते हैं। तो ये ऐसे देवता हैं जो कि सांप्रदायिक एकता का पाठ पढ़ाते हैं, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों को शामिल किया जाता है। रामदेव जी के प्रिय भक्त यात्री क्या कहलाते हैं? जातरू। यस, रामदेव जी द्वारा शोषण के विरुद्ध चलाया गया जन जागरण अभियान जम्मा जागरण कहलाता है। तो जम्मा जागरण किससे जुड़ा हुआ है? रामदेव जी के द्वारा शोषण के विरुद्ध जो अभियान चलाया गया उसी से, और इसीलिए इन्हें जो है लोक देवता की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया बाबेरी बीज के नाम से पुकारी जाती है और यही तिथि रामदेव जी के अवतार की तिथि के रूप में भी प्रचलित है। रामदेव जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कभी भी थे। तो कई बार पूछ ले जाते हैं कि कौन से ऐसे देवता हैं एकमात्र जो कि कभी भी हैं? तो रामदेव जी। इनकी रचना 24 वाणियाँ प्रसिद्ध है। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया और एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जम्मा। हमें पता है जम्मा कहते हैं, ये हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि जम्मा जागरण कहलाता है। बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहा जाता है? पर्चा। तो पर्चा किसे कहा जाता है? रामदेव जी के चमत्कारों को। पर्चा शब्द परिचय से बना है, जिसका मतलब होता है अवतारी होने का परिचय देना। यस, तो हमने देखा कि दोनों जो लोक देवता हैं उनकी अभी जो है वो 28 अगस्त को जो है छुट्टी की गई थी पूरे प्रदेश में। तो ये इनका क्या इतिहास है, इनको किस लिए पूजा जाता है, ये लोक देवता हैं, तो इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो क्वेश्चन जो भी रिलेटेड हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसका कुछ अगर बैकग्राउंड भी है तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि छोटे समय में आपको प्रोवाइड करा सकें। अब है हमारा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि भीलवाड़ा और भरतपुर को मेडिकल कॉलेज भवन का लोकार्पण किया गया है। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 828 करोड़ रुपए की लागत से तैयार भीलवाड़ा एवं भरतपुर मेडिकल कॉलेज भवन तथा बीकानेर, उदयपुर, कोटा के मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का लोकार्पण किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी जो मेडिकल कॉलेज बना है वो निम्न में से किन किन जिलों में जो है वो बना है? तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, केंद्र की 75 में से 15 जो मेडिकल कॉलेज मिले हैं वो राजस्थान को मिले हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली केंद्र सरकार की जो तीसरे चरण की जो योजना थी उसमें उन्होंने देश के पिछड़े जिलों में पहले आओ पहले पाव के आधार पर 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया था और राजस्थान सरकार ने इस दिशा में तत्परता दिखाते हुए जल्द प्रस्ताव भेजे, जिसकी बदौलत राजस्थान को 75 नए मेडिकल कॉलेजों में से सबसे अधिक 15 मेडिकल कॉलेज मिले हैं। और अभी उसका कोविड-19 के दौरान हमें पता है कि हेल्थ सेक्टर में लगातार जो है सरकार काम कर रही है। ऐसी स्थिति में हेल्थ सेक्टर को लेकर क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आ सकते हैं और आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो अभी आपसे पूछा जा सकता है कि जो मेडिकल कॉलेज भवन आया है, मेडिकल कॉलेज वो कहाँ पर आया है? राजस्थान को जो है वो कितने मेडिकल कॉलेज मिले हैं? तो आपको पता होना चाहिए कितने हैं और कहाँ कहाँ पर जो है वो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी लोकार्पण किया गया है। यदि आप इन जिलों से रिलेटेड हैं और RAS का इंटरव्यू अब की बार दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें इस YouTube के कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।